जेम्स कैमरून वापस आ गए हैं पैंडोरा के साथ और इस बार आग के साथ। अवतार फायर एंड ऐश सागा का थर्ड चैप्टर है और पहले ही क्लियर हो जाता है कि ये फिल्म प्यार और शांति से ज़्यादा गुस्सा, ग्रीफ और डिस्ट्रक्शन के बारे में है। द वे ऑफ वाटर के बाद स्टोरी हमें समंदर से निकालकर ले जाती है पैंडोरा के वॉल्केनिक रीजन्स में, जहां ऐश पीपल रहते हैं, और यहीं से अवतार की दुनिया एक काफ़ी डार्क टर्न लेती है। फिल्म की कहानी प्रीवियस पार्ट के ट्रैजिक इवेंट्स के बाद स्टार्ट होती है। सली फैमिली अभी भी लॉस से बाहर नहीं निकली है और उनका मेटकाइना क्लैन के साथ जो सेफ स्पेस था वो भी डेंजर में आ जाता है। इस बार सिर्फ आरडीए का थ्रेट नहीं है, बल्कि पैंडोरा के ही एक और नावी ट्राइब का खतरा है, ऐश पीपल या मंकवान क्लैन। ये लोग फायर वर्शिप करते हैं और इनकी लीडर है वरैंग, जो रूथलेस, अग्रेसिव और सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को रेडी है। पहली बार अवतार यूनिवर्स में एनिमी सिर्फ स्काई से नहीं बल्कि जमीन से, अपनी ही दुनिया से आता है। इस फिल्म का एक बोल्ड डिसीजन है नरेशन का शिफ्ट। जेक सली के बजाय इस बार स्टोरी लोआक की वॉइस में सुनाई जाती है। पर्सपेक्टिव थोड़ा यंग, इम्पल्सिव और इमोशनल हो जाता है। आइडिया काफ़ी फ्रेश लगता है, स्पेशली जब फिल्म ईविल नावी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। ये नोबल, प्योर और परफेक्ट नावी वाली इमेज को तोड़ता है, जो ज़रूरी भी था। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि प्लॉट स्ट्रक्चर फिर से फेमिलियर लगने लगता है। हाइड करना, डिस्कवर हो जाना, किसी का कैप्चर होना, रेस्क्यू मिशन और फिर एक मैसिव थर्ड एक्ट बैटल, ये फॉर्मूला अब थोड़ा ज़्यादा रिपीट हो चुका है। स्पाइडर का आर्क स्पेशली ऐसा लगता है जैसे वहीं घूम रहा हो। डायरेक्शन की बात करें तो जेम्स कैमरन अब भी इमर्जन का किंग है। ओशन के कूल ब्लूज से वॉल्केनिक रीजन्स के अग्रेसिव रेड्स और ग्रेज का ट्रांजिशन विजुअली काफ़ी पावरफुल है। ऐश पीपल को स्कैरी दिखाया गया है, बिना कार्टून विलन बनाए। पैंडोरा इस फिल्म में पहले से ज़्यादा अलाइव और डेंजरस लगती है। फायर के साथ कॉम्बैट सीन्स, लावा, एम्बर्स और ऐश का यूज डायरेक्शन का एक मेजर विन है। लेकिन इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, जेक, नेतिरी, लोआक, किरी, स्पाइडर, वरैंग, क्वारिच, कि कभी कभी फिल्म फोकस लूज करती हुई लगती है। और ऑनेस्टली 3 घंटे 17 मिनट का रन टाइम थोड़ा ब्लोटेड फील होता है। अगर 20 मिनट ट्रिम होते, इम्पैक्ट और टाइट होता। परफॉर्मेंसेज में सबसे ज़्यादा शाइन करती हैं ऊना चैपलिन एज वरैंग। ये फिल्म की MVP हैं। वरैंग ग्रीड से ड्रिवन विलन नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और रेड से बनी हुई है। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस फेरल और अनसेटलिंग है। ज़ोए साल्डाना एज नेतिरी भी इमोशनली तोड़ देती है। उसका ग्रीफ धीरे धीरे प्योर रेज में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ सीन्स जेन्युइनली अनकंफर्टेबल और पावरफुल है। सैम वर्थिंगटन इस बार थोड़ा बैक सीट लेता है, एक थके हुए डेस्परेट फादर के रोल में, जो काफ़ी इफेक्टिव है। ब्रिटन डॉल्टन एज लोआक नरेटर के रोल में डिसेंट है, लेकिन जेक सली जैसी कमांडिंग प्रेजेंस अभी उसमें नहीं आती। स्टीवन लैंग का क्वारिच इस फिल्म में थोड़ा अंडर यूटिलाइज लगता है, स्पेशली जब पिछले पार्ट में उसका रोल ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये फिल्म ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है। विजुअल इफेक्ट्स नेक्स्ट लेवल है। जैसे वाटर के साथ हाइपर रियलिज्म था, वैसे ही यहाँ फायर, लावा, ऐश और एम्बर्स को ट्रीट किया गया है। नावी स्किन पर चिपकती हुई वॉल्केनिक ऐश इतनी रियल लगती है कि IMAX में आप ऑलमोस्ट फील कर सकते हो। सिनेमेटोग्राफी स्पेशली नाइट सीक्वेंसेस में इंसेन है। बायोल्यूमिनेसेंस और लावा के हार्श ऑरेंज ग्लो का कॉन्ट्रास्ट एक विजुअल फीस्ट है। 3D और हाई फ्रेम रेट भी पहले से स्मूदर है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगता। साउंड डिज़ाइन भी बीस्ट मोड पर है। वॉल्केनोज की रॉर और बैंशीज की स्क्रीच IMAX में लिटरली सीट हिला देती है। हाँ, फिनाले थोड़ा सेंसरी ओवरलोड बन जाता है। इतना कुछ एक साथ होता है कि एक्शन ट्रैक करना थकान भरा हो सकता है। म्यूजिक साइमन फ्रैंकलिन का है और ऐश पीपल के लिए जो न्यू फायर थीम इंट्रोड्यूस किया गया है वो अग्रेसिव और मेनेसिंग है। हैवी परकशंस और विंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं जो स्टीम की चीख जैसे साउंड करते हैं। थीम याद रहता है, लेकिन इमोशनल लेवल पर फर्स्ट अवतार के ICU जैसा आइकॉनिक मेलोडी मिसिंग लगता है। थीम्स की बात करें तो फिल्म सिर्फ एनवायरमेंटल मैसेज तक लिमिटेड नहीं रहती। ये जेनोफोबिया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और साइकिल ऑफ वायलेंस पर फोकस करती है। फिल्म क्लियरली बोलती है कि नेचर हमेशा गुड नहीं होती और नावी भी ह्यूमंस की तरह क्रूअल हो सकते हैं। ग्रीफ का एंगल काफ़ी स्ट्रांग है। जेक के लिए ग्रीफ स्ट्रेंथ बन जाता है, जबकि नेतिरी के लिए वही ग्रीफ उसे कंज्यूम कर लेता है। एंटी कॉलोनियल मैसेज वैलिड है, लेकिन अब भी थोड़ा हैवी हैंडेड लगता है, बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह। ऑडियंस एक्सपीरियंस के लेवल पर यह एक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर है। आप टिकट खरीदते हो एक दूसरी प्लैनेट की ट्रिप के लिए और जेम्स कैमरन वो ट्रिप फुल पैसा वसूल बना देता है। लेकिन यह बिल्कुल स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है। अगर आपने पहले 2 अवतार नहीं देखे तो इमोशनल स्टेक समझना मुश्किल होगा। टोन भी काफ़ी डार्क और सॉम्बर है, तो जो लोग सिर्फ फन और लाइट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं उनके लिए थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो सकता है।
फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अवतार फायर एंड ऐश एक टेक्निकल मास्टरपीस है जो जेम्स कैमरन को फिर से विजनरी प्रूफ करता है, लेकिन स्क्रीन प्ले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरता है। ऐश पीपल का इंट्रोडक्शन फ्रैंचाइज को नई एनर्जी देता है, लेकिन स्टोरी बीट्स अब प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। ये फिल्म पहले से ज्यादा डार्कर, मीनर और विजुअली अग्रेसिव है। अगर आप स्पेक्टिकल के लिए जा रहे हैं तो आप सैटिस्फाइड रहोगे, लेकिन अगर रेवोल्यूशनरी स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लग सकता है कि ये गाना पहले भी सुन चुके हो। IMAX 3D में देखो, विजुअल्स एंजॉय करो, बस प्लॉट से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कंट्रोल में रखो।